दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो कहानियों की श्रृंखला लाता रहता हूं, इसके पीछे मेरा एकमात्र मकसद ये होता है कि इंग्लिश ग्रामर और टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं वो हर कहानी में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब क्या है कि अगर आप इसको पढ़ाई समझकर याद करते हैं तो जल्दी याद होता नहीं है, या याद हो भी जाए तो कुछ समय बाद भूल जाता है। और कहानी के माध्यम से उन नियमों को वाक्यों में प्रयोग करके यदि आप पढ़ते हैं या समझते हैं या सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको वो नियम जिंदगी भर याद रहेंगे कि किस ग्रामर के रूल्स को बोलचाल में कहाँ इस्तेमाल करना होता है, या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के किस मीनिंग को सेंटेंस के हिसाब से बोलना या समझना होता है। क्योंकि यदि आप मेरे वीडियो को शुरू से देखते हैं तो इतना तो जान ही गए हैं कि एक वर्ड के अनेक मीनिंग सामने निकल कर आते हैं। आज मैं जो कहानी लेकर आपके सामने आया हूं वो मैं बचपन में सुना था, इत्तेफाक से आज मुझे मिल गया। आप भी सुनिए, बहुत मज़ेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज तो आपको एक लाइफ टर्निंग सीख मिलने ही वाली है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। चलिए आज की बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है द फार्मर एंड हिज 3 सन्स। फार्मर मतलब होता है किसान, और उसके 3 बेटे। सन्स मतलब बेटे। यहाँ पे हम फार्मर पढ़ेंगे ना, फार्मर मत बोलिएगा, क्योंकि इस आर के पहले भी एक वॉल्स लगा हुआ है और इस आर के पहले भी एक वॉल्स लगा हुआ है। तो नियम कहता है कि जब भी आर के जस्ट पहले कोई वॉल्स लगा हो तो वहां पे आर को या तो आधा उच्चारित करते हैं या बिल्कुल करते ही नहीं है। तो इसको हम फार्मर पढ़ेंगे। द फार्मर एंड हिज 3 सन्स। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय, एगो पहले की बात है। देयर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर नेम्ड फ्रैंक। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इंट्रोडक्टिव वर्ड लगाया जाता है। ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं और आपको याद भी हो गया होगा। तो इसको हम उच्चारित नहीं करेंगे। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक बहुत हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत करने वाला किसान था जिसका नाम फ्रैंक था। नेम्ड अगर लिखा जाएगा तो वहां नामक, मतलब फ्रैंक नामक एक बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला किसान, बहुत ही मेहनती किसान था। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 बेटे थे। ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद वर्ब नहीं है ना। और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ना रहे हैड के बाद, वहाँ पे एडजेक्टिव रहे और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, तो इसका मतलब वो एक पजेसिव वर्ड के रूप में है, एक अधिकार सूचक शब्द है। हमें अधिकार संबंधी बातें बताता है कि उसके पास था, मेरे पास था। तो उसके 3 बेटे थे उस किसान के। इसको ऐसे पढ़ेंगे। पहले का नाम था जेरी, टॉम एंड ब्रैड। उसके 3 बेटे थे जिनका नाम जेरी, टॉम एंड ब्रैड था। ऑल 3 दो स्ट्रॉन्ग वर लेजी। वो सभी 3, ऑल मतलब सभी तीन जो हैं बेटे थे उसके, जो दो मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। यद्यपि वो स्ट्रांग थे, मजबूत थे, लेकिन साथ ही वो लेजी भी थे, आलसी भी थे। मतलब वो मजबूत होते हुए भी आलसी थे वो लोग, वो कुछ काम नहीं करते थे। तो ये THOUGH, इसको हम 2 उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि एक नियम है कि जब भी GH वर्ड के एकदम अंतिम में लगा हो या बीच में लगा हो तो वहां पे GH का उच्चारण नहीं होता है। शुरू में लगा हो तो उसका मतलब घ होता है, GH मतलब घ। लेकिन अगर वही GH शब्द के बीच में लगा हो या शब्द के अंत में लगा हो तो उसका उच्चारण सामान्यतः नहीं होता है। तो उसको हम उच्चारित नहीं कर रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2। अब जैसे यहाँ पे T लगा होता तो थॉट पढ़ते उसको, थॉट। वहां पे भी GH का उच्चारण नहीं होता। थॉट मतलब विचार होता है। फ्रैंक was worried about his sons and the future of his farm।
जो फ्रैंक था, जो किसान था, वो वरी चिंतित था, वरी मतलब चिंता करना, वरीड वो चिंतित था, अबाउट के बारे में, हिज सन्स अपने बेटों के बारे में वो चिंतित था, और साथ ही अपने जो खेत है, फार्म मतलब होता है खेत, अपने खेत के भविष्य को लेकर चिंतित था, वो दोनों को लेकर चिंतित था कि बेटों का क्या होगा और मेरे खेत का क्या होगा। वन डे एक दिन, ही हैड एन आइडिया उसे एक विचार सूझा। यहाँ पे भी वही पॉजेसिव वर्ड के रूप में है कि उसके पास एक विचार था या उसे एक विचार सूझा। एन लगा है ना, एन मतलब एक, तो यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों लगा? क्योंकि एक रूल ये भी है कि जब भी किसी शब्द का पहला लेटर जो है ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, उसके पहले हमें एक लिखना हो तो एक के लिए वहां पे एन लगेगा। अगर एक कॉन्सोनेंट होता ना तो वहां पे ए लगा होता ना। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा कि उसे एक विचार सूझा, आइडिया आया। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सैड, वह कॉल्ड मतलब बुलाना, वह बुलाया अपने बेटों को और कहा, आई हैव हिडन अ ट्रेजर इन आवर फार्मलैंड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है, एक वचन के साथ हैज लगता है और बहुवचन और आई और वी के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन लगा हुआ है ना, मैंने छुपाया है, मैं छुपा चुका हूँ, छुपा दिया हूँ। और ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। यहाँ पे भी हम आर को पूरा उच्चारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले यू लगा हुआ है ना, एक वाउल्स लगा हुआ है। तो मैंने एक खजाना छिपाया हुआ है इन आवर, हमारे फार्मलैंड में। फार्मलैंड मतलब होता है खेत, हमारे जो खेत की भूमि है वहां पे मैंने एक खजाना छुपाया हुआ है। फाइंड इट, इसे खोजो, और एंड मतलब और, शेयर बांटो, इट अमंग योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब तुम स्वयं, तुम स्वयं अपने बीच में, अमंग मतलब के बीच में, तुम लोग अपने बीच में उस खजाने को खोजकर बांट लो। शेयर मतलब बांटना होता है ना। तो वो बोला कि मैंने अपने खेत में खजाना छिपाया हुआ है, तुम लोग उसे जाओ खोजो और आपस में बांट लो। द थ्री सन्स वर ओवरजॉयड, जो तीनों बेटे थे वो बहुत अति प्रसन्न हो गए थे। ओवरजॉयड मतलब अति प्रसन्न। तीनों जो बेटे थे वो जब सुने कि खजाना है खेत में तो वो अति प्रसन्न हुए। दे वेंट टू द फील्ड, वे फील्ड में खेत में गए। वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म देखेंगे तुरंत आपको ये जानना है कि ये बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ता था, ते थे, ती थी, गया, लिया, खाया, पिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग दे मतलब वे खेत में गए और स्टार्टेड सर्चिंग, सर्च मतलब तलाश करना और तलाशना शुरू कर दिए। स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो तलाशना खोजना उस खजाने के लिए शुरू कर दिए वो लोग। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, वे खोद दिए। डग, डिग मतलब खोदना, उसका दूसरा रूप है, सेकेंड रूप है डग। वह खोद दिए ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, खेत के एक एक इंच को वह खोद दिए वो लोग तीनों भाई मिलकर। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन वे कुड मतलब सके, नॉट मतलब नहीं, वह नहीं सके, फाइंड पाना, पा सके, एनीथिंग कुछ भी नहीं, लेकिन वे कुछ भी नहीं पा सके। पूरा खेत उन्होंने खोद डाला लेकिन वे कुछ भी नहीं पा सके। देन फ्रैंक क्लेवरली सैड टू हिज सन, उसके बाद देन मतलब तब फ्रैंक चतुराई से, क्लेवर मतलब चतुर, क्लेवरली मतलब चतुराई से कहा अपने बेटों को। फिर उसने चतुराई से बोला, बेटे, सन्स बेटे, नाउ दैट यू हैव डग द फील्ड, नाउ अब, दैट जबकि तुमने खोद ही डाला है। दैट मतलब जो कि होता है, जबकि होता है, वह भी होता है। तो यहाँ पे हमको सेंटेंस के हिसाब से ही उसकी मीनिंग निकालनी है ना। तो अगर हम नाउ दैट अगर वह बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सेंटेंस बैठेगा नहीं। तो आपको बोलना है कि अब जबकि तुमने खोद ही डाला है खेत को, है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
क्योंकि हैव के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो अब जबकि तुमने खेत को खोद ही डाला है, वाई नॉट सो सम सीड्स, क्यों नहीं, सो मतलब बोना, बीज बोना, सम सीड्स, सीड्स मतलब बीज, क्यों नहीं कुछ बीज बो देते हो। इसमें जब खोद ही डाला है तो उसमें वाई नॉट, क्यों नहीं कुछ बीज बो देते हो। सो द सन सोव्ड सीड इन द लैंड, इसलिए, सो मतलब इसलिए बेटों ने जमीन में बीज को बो दिया। सोव्ड मतलब बो दिया, सीड्स मतलब बीज, बीज को बो दिया उसमें। मैनी डेज पास्ट बाई, काफी दिन गुजर गए, पास्ट बाई, यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि एक नियम मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी वर्ड का जो लास्ट लेटर है ना उसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है वो नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन हम स कर रहे हैं ना, तो फ स च प क ये अक्षरों से अगर उच्चारण खत्म हो रहा है तो उसके बाद जो डी लगता है ना उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए उसको टी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने टी पढ़ा। तो कई दिन गुजर गए, एंड देन और तब, द लैंड वॉज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जो जमीन थी, धरती थी, वो फुल भर गई, ऑफ ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों से भर गई जमीन। वो लोग बीज बोए थे तो बहुत दिनों बाद उन्हीं जमीन पर हरे हरे पौधे, हरियाली पूरी एकदम छा गई। द सन्स वर डिलाइटेड, फ्रैंक सैड, सन्स दिस इज द रियल ट्रेजर आई वॉन्टेड यू टू शेयर, जो बेटे थे वो बिल्कुल डिलाइटेड, डिलाइट मतलब होता है आनंदित, प्रसन्न, तो उनके बेटे ये देखकर, हरियाली देखकर बहुत प्रसन्न थे। तब फ्रैंक ने बोला, फ्रैंक ने कहा कि बेटे दिस इज द रियल ट्रेजर, यही वास्तविक असली खजाना है, ये जो हरियाली दिख रहा है ना यही असली खजाना है। आई वॉन्टेड यू टू शेयर, यही मैं तुम लोगों के बीच बांटना चाहता था, तुम्हें बांटना चाहता था इसी खजाने को। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने GH का उच्चारण नहीं किया, डिलाइट करा ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना कि जब भी GH एक साथ लगा हो, बीच में हो और लास्ट में हो तो उसका उच्चारण जनरली 99% नहीं करते हैं, बाकी जगह पे करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन शुरू में लगा हो GH तो घ उच्चारित होता है उससे ना। तो इस तरह से वो किसान जो है वो अपने बच्चों को ओरिजिनल खजाने के बारे में बता सका और उसकी चिंता दूर हुई कि अब बेटे आलसी नहीं रह गए थे और उसका खेत भी अब हरा भरा हो गया था और उपजाऊ हो गया था। क्योंकि अगर खेत में कुछ बीज ना बोया जाए, 4-5 साल पड़ती रह जाए तो बंजर हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर इज ऑलवेज स्वीट, मतलब हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत, लेबर मतलब मेहनत, परिश्रम, हार्ड मतलब कड़ी, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये तो हम हमेशा जानते हैं ना कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और इस कहानी से ये सिद्ध भी हो गया। ये मैं बहुत पहले पढ़ा था और आज आपके लिए लाया हूं। तो आप हार्ड वर्क करते जाइए, कठिन परिश्रम करते जाइए, निश्चित रूप से आप मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।